नमस्कार दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है। आज की कहानी है बड़े घर की बेटी जो प्रेमचंद जी की रचना है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के तमर और बरार थे। उसके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी जब मरम्मत भी की थी, उनके कोर्ती स्तंभ थे। बेनी माधन सिंह अपनी आधी से अधिक संकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1,000 वार्षिक से अधिक न थी। सबके को थे। बड़े का नाम श्री सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकरीटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था, भरा हो मुखड़ा चौड़ी जाति। भैंस का 2 सेर हाथा दूध वह सवेरे उठकर पहुंच जाता था। बीत सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेप्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौतार कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को तिहीन बना दिया था। बोकाट इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसको निंदा और तिरस्कार किया करते थे। शहर के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किमी किसी पात्र का अभिनय करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो से एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थीं। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे निरोध था। ये इसलिए नहीं कि उसे अपने साम समरा देवर या जेठ आदि से प्रणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ महीने पर भी परिकार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह में जीवन को नष्ट करने को अपेक्षा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। सारनती एक बड़े उन्न कुल की लड़की की, उनके कांप एक छोटी मी रियासत के नाल्लुकेदार है। विज्ञान भवन, एक हाथी, 3 कुंते, आनांगे मजिस्ट्रेटी और अरण के एक प्रतिष्ठित के योग्य पाठ है, सभी वहां विद्यमान थे। नाम या भूप सिंह बड़े उचित और निभानी पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। आनंदी चौगी लड़की की। वह अपनी अब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती को इससे कुरसिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें, तो यही चाहते थे कि याण का बोझ चढ़े, और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़। एक दिन बीकंत सिंह उनके पास किसी चंद का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रींझ गए और धूमधाम से बीकेत सिंह का विवाह आनंदी के साथ ही गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहां रंग ढंग कुछ और देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही औरत पड़ी हुई थी, वह यहां नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई राजी हुई सुंदर बहाली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहां कग्ग कहाँ, जहां यह सैर करती मकान में रिखकों तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया, मानो विलास के सामान कभी देखे ही थे। एक दिन दोपहर के समय लाल सिंह 2 चिड़ियाओं लिए हुए आया और भावच से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घो पाए भर से अधिक न था। बाड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब पी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में थी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, भी सब सभाग जोर से बोता, अभी परसों ची आया है, इतनी जल्दी उठ गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पांव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में हाल दिया। जिस तरह मुखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह सुधा से चावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की यह विताई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो जैसे भी कि नदी बहती हो। सुई गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर उससे मैके की निंदा नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना श्री तो मिला ना ही कहार रखा जाते हैं। सहारी जल गया।
बाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीप खींच लूं। आनंदों को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा। बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखा देते। अब अनपढ़ उजड़ लाल निहारी से न रहा गया। खड़ाऊं उठाकर आनंदी की ओर झीड़ से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊं रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में काफी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्तों की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री को पति के बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। बीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी कोपहवन में रही। न कुछ खाया न कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देशकाल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। श्रीकंठ सिंह को पिड़ छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई। एकांत हुआ तो ताल बिहारी ने कहा, भैया आप तरह भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं हैं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा था? आनंदी की त्योरी छड़ गई। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। क्या कहूं, ये मेरे भाग्य का फेर है। नहीं तो एक गंवार छोकरा, जिसको चपरासीगिरी करने का भी शोर नहीं, मुझे खड़ाऊं से मारकर यूं अकड़ता। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पांव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर वह मेरे मैके को भी भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा कि वहां इतना थी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बम इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊं फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछे, मैंने जो कुछ कहा वह सन है या कृत? बीकट की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहां तक हो गया उस छींकों का साहस। आनंदी स्वियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकत पैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्वियों के औंस पुरियों को क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम देते हैं। रात भर करवट बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने मित्रों की आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनीमाधव सिंह प्रबढ़ा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहां मेरे पीछे सुइयों पर खड़ा हूं और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले, वहां तक मैं सह सकता हूं, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़ें और मैं मुंह न खोलूं। बेनीमाधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे।
उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो? सुइयों इसी तरह घर का नाश कर देती हैं। उनकी बहुत सिर बढ़ाना अच्छा नहीं,